बीच में लॉक या ब्लॉक हो जाता है के बाद जाना। चलिए बच्चे, हम लोग Recording in progress. एक चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न अंडर जीएसटी। सर जी, एक तो हमने इनकम टैक्स की रिटर्न करी थी, और ये वाली कौन से रिटर्न है सर जी? जीएसटी की है। अगर मैं आपको जनरली बोलूं, रिटर्न आपके हिसाब से साल में एक बार जाती होगी, या हर महीना, या हर क्वार्टर, क्या लग रहा है आपको? अगर मैं आपको बोलूं रिटर्न जो है ना बच्चे, कुछ केसेस में बच्चे मंथली जाती है, और कुछ केसेस में कैसे जाती है बच्चे? क्वार्टर। प्लीज छोड़ दो, अभी आप टेस्ट डाल दो, 6 और 13 फाइनल। हाँ जी, अभी छोड़, अभी बाद में देखेंगे उसको, छोड़ दो उसको। अगर नहीं लिखा तो मत लिखो, छोड़ दो इसको, ठीक है? इधर देखो, अब इधर फ्लो बनाने दो मेरे को क्लास का, ठीक है? रिटर्न आपकी जो है, या तो मंथली रिटर्न जाती है, या फिर रिटर्न कैसे जाती है बच्चे? क्वार्टरली। आपके हिसाब से बड़े लोगों की, जिनका टर्नओवर ज़्यादा होता होगा, उनकी कैसे जाती होगी? मंथली। और जो स्मॉल बिजनेसमैन होता है वो, तो जो ये स्मॉल बिजनेसमैन होता है, इसके लिए एक स्कीम आ रखी है बेटे, दैट इज कॉल्ड QRMP। QR स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। पेमेंट तो सरकार मंथली लेगी, लेकिन कह रही है चलो आप रिटर्न कैसे भर दो? क्वार्टरली। और जो बड़े बिजनेसमैन है उनका कैसे? मंथली। यानी कि उनकी रिटर्न भी मंथली है, और पेमेंट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, पेमेंट भी कैसे जा रही होती है? मंथली। मेरा आपसे सवाल, मंथली पेमेंट जो जाती थी, क्या आप मुझे उसकी ड्यू डेट बता सकते थे? 20 तारीख को। क्लियर है जी? अब मैं आगे आ रहा हूँ फर्दर। सर जी, ये जो रिटर्न होती है, ये एक रिटर्न जाती है या अलग अलग लेवल पे जाती है? क्या लग रहा है आपको? अलग अलग लेवल पे जाती थी, याद करो। तो रिटर्न, अगर आपकी दुकान है ना, तो एक रिटर्न नहीं जा रही है एक इंसान की, एक इंसान की 3 रिटर्न जा रही है। और वो कौन कौन सी जा रही है? आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप नीचे वाले नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बात कर पाएंगे। तो एक तो होता है बच्चे सप्लायर, और दूसरा है जी रेसिपिएंट। सर जी, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? कैसे भरोगे? बनी सर। तो कौन रिटर्न भरता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं, आप रिटर्न भरते हैं। एंड एज्यूमिंगली कि रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड। और इसने, आज क्या डेट है? 3 सितंबर 24। इसने इसको सप्लाई करा कोई चीज़ 100 रुपये की, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स? 100 रुपीज़। और जीएसटी कितना बेटा? 10 रुपये। तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पता है, आपको CGST SGST का पता है, वो चार्ज करा जाता है। और आपको पता है कि ये इनवॉइस इशू करेगा। मैं थोड़ी सी समरी बना रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा? ई इनवॉइस लग रहा है, डायनामिक लग रहा है, सारी बातें आपको पता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस है, सेल ऑन गुड्स है, सेसेशन ऑफ सर्विस है, सारी बातें रिलेट हो रही हैं आप। तो बेसिकली ये सप्लायर इसको टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर एक गुड्स है तो व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस? इन केस ऑफ गुड्स व्हाट इज द लास्ट डेट? आज मैंने बेच दिया, मेरी दुकान से सामान निकल गया, व्हाट इज द लास्ट डेट? सेक्शन कौन सा है? आप टाइम ऑफ सप्लाई पे चले गए, मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। इनवॉइस का सेक्शन 31 था, जो कहता था कि हम बताएंगे व्हाट इज द लास्ट डेट, और लास्ट डेट होती है जब गुड्स रिमूव हो जाते हैं। ध्यान आ रहा है आपको? और सर्विसेज के केस में लास्ट डेट क्या होती है? जब आप प्रोवाइड फॉर कर देते हो तो 30 डेज के अंदर अंदर करना होता है। बैंकिंग NBFC को 45 दिन के अंदर अंदर करना होता है।
मुद्दे की बात वो नहीं है, ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, मान लो इसकी बस एक ही सप्लाई है, पूरा महीना ख़त्म। अब मुझे बताइए, ये जो सप्लायर है क्या इसको कोई रिटर्न भरनी है? यस। कौन कौन सी रिटर्न भरेगा बच्चे? ये कौन से मंथ की बच्चे? अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ मंथली चल रहा है। क्यूआरएमपी आज हमको बात नहीं करनी, अगली क्लास में क्यूआरएमपी चलेगा कि क्वार्टरली का क्या सिस्टम है। अभी आप अपने दिमाग में लेके चलिए महीने का चल रहा। अगस्त के अंदर आप मुझे बताइए, ये सबसे पहले अपनी डिटेल बताएगा आउटवर्ड सप्लाई की, यानी कि इसने बेचा क्या, कौन से फॉर्म में सर जी? जीएसटी यार। कौन सी तारीख कब है वो सारी देख लेंगे। 10 तारीख लॉ में लिखी हुई है, हालांकि अब 11 तारीख लिख दिया है फर्दर, पर लॉ में 10 है, नोटिफिकेशन के थ्रू 11। मुद्दे की बात वो नहीं है। मैं फिर भी क्या लिखूंगा, ऑन और बिफोर 10th ऑफ अक्टूबर। ठीक है साहब, मंथली रिटर्न मैंने रिपोर्ट कर दिया ना। जैसे ये जीएसटीआर 1 भरेगा बच्चे, रेसिपिएंट के यहां पर एक स्टेटमेंट ऑटो जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब ये अपनी डिटेल भर रहा है तो ये जीएसटीआर 1 जब भर रहा है, जब सारी बात करेंगे जीएसटीआर 1 की, ये नाम बताएगा रेसिपिएंट का, ये नाम है रेसिपिएंट की, ये दुकान है, रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन नंबर, उसको मैंने इतने का सामान भेजा, ये ईवे बिल, ये इनवॉइस, ये जीएसटी का अमाउंट। तो जैसे ही वो जीएसटीआर 1 भरेगा, ये ऑटो पॉपुलेट कहाँ हो जाएगा बेटी? रेसिपिएंट के पास, और इसके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड जीएसटीआर 2A। 2A 2B क्या होता है बाद में बात करेंगे, ये अगली क्लास की बात है हमारी, कि जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो तो 2A 2B क्या है। सर जी क्या इसमें कोई छेड़छाड़ चल रही है? नहीं चल रही भाई, ये ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि आप जब सामान परचेज करते हो तो सरकार आपसे आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल नहीं मांग रही। मान लो ये रेसिपिएंट है मिस्टर बी, तो इसने क्या परचेज करा वो अपने आप सरकार को पता लग जाएगा और वो स्टेटमेंट बना के दे दी, क्योंकि जिससे भी इसने खरीदा वो जीएसटीआर 1 बनाएगा, वो डिटेल देगा, इसके पास अपने आप आ जाएगी ऑटो। ऑन सिमिलर लाइंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये जो सप्लायर है इसने भी किसी से परचेज करा होगा, नहीं करा होगा, तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी? जीएसटीआर 2A एंड 2B, जो कि क्या डिटेल है बच्चे? इनवर्ड सप्लाई की। कौन सा फॉर्म है? जीएसटीआर 2A एंड 2B। कौन सी डेट को होगी वो टेक्निकल है, 13 से 20 के बीच में होती है, उसकी कहानी अलग चलती है कुछ। अब मुझे बताइए, ये जो इनवर्ट सप्लाई है, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड? जब तुमने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितने की आई होगी? आई एम आस्किंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 रुपीज। एज्यूमिंग यू हैव परचेज्ड, वो चीज़ आपने 50 की खरीदी थी और आपने 5 का जीएसटी पे करा था, तो 2A 2B में आपके पास आईटीसी कितने का दिख जाएगा? 5 रुपये। अब आप एक रिटर्न भरेंगे और उस रिटर्न का नाम होता है, फाइनल रिटर्न नहीं लिख सकता मैं उसे, हाँ जी, आईटीसी लिख दिया ना मैंने 5 का। ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो तेरी है वही है ना तेरी, ये वाली। अब आप एक रिटर्न भरेंगे बच्चे जो कि मंथली जारी, मैं उसको फाइनल रिटर्न नहीं बोल सकता, फाइनल रिटर्न का कुछ और मतलब होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों की डिटेल का समरी जाता है इस रिटर्न में। आउटवर्ड और इनवर्ड रिटर्न, और कौन से फॉर्म में जाता है ये? जीएसटीआर 3B। और यहाँ पर आप ये बताते हैं कि मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 10 थी, मेरा आईटीसी 2A 2B से 5 आ रखा है, और मुझे कैश लेजर से कितना पे करना है? 5, एंड यू सबमिट द रिटर्न। दिस इज अ मंथली एक्टिविटी जो हर कोई कर रहा है बच्चे।
जिसके अंदर हर महीने का ये जा रहा है। और एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कौन से सेक्शन में बात होगी बच्चे? सेक्शन 37। इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स सेक्शन 38 एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड की सेक्शन 39। तो आपको लैंग्वेज में ऐसा भी दिख सकता है 38 की रिटर्न तो आप अपना समझ जाओगे, वो 2A 2B की बात कर रहे हो। 39 का मतलब वो फाइनल समरी वाली रिटर्न की बात कर रहे हो, और 37 की रिटर्न है। कहिए साहब, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? अब हम मुझे बताइए, हाँ जी क्लियर है? अब हम मेरे को बताइए बच्चे कि सर क्या पूरी इंडिया में जितने भी दुकानदार हैं क्या वो GSTR 1 भरते नहीं होंगे? भरते होंगे समझ रहे हो? आपको पता है अभी ना मेरा एक फ्रेंड है, उसने ना EY में नहीं है, वो GT में, GT पता है सबको? ग्रैंड थ्रॉटन है, ठीक है, मतलब अच्छा फर्म है कंसल्टेंसी, ग्रैंड थ्रॉटन, ठीक है। तो उसने ना कुछ 2 साल पहले या 2.5 साल पहले ऐसी GST नंबर ले लिया, समझ रहे हो? और GST नंबर जब आप ले लेते हो ना, वंस यू आर रजिस्टर्ड, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई सप्लाई नहीं, कोई परचेज नहीं, तो भी क्या रिटर्न भरनी पड़ेगी? इवन नील रिटर्न। नील रिटर्न का मतलब समझ रहे हो? ना तो मैंने परचेज करा, ना ही मैंने सेल करा, कोई ट्रांजैक्शन, तो भी आपको भरनी पड़ती। उसकी क्वेरी आ गई GT में। GT में कहा कि हमें हमारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पता है कि आपके नाम पे तो GST नंबर है, हमने आपसे जब फॉर्म भरवाया था हमने कहा था आर यू इन एनी अदर बिजनेस? आपने बोला था नो। इफ यू आर नॉट इन अ बिजनेस वाई दिस नंबर? ये हालत खराब हो गई, नौकरी पे बात आ जाती है बेटा। वो तो बस उसने प्रूफ दिखा दिया कि देखो मैं नील रिटर्न, आई एम नॉट डीलिंग एनी विद एनीथिंग, समझ रहे हो? बट अगर वो ये हो जाता, भाई तेरी GST पे दिखा नंबर जरा, कितनी सेल आ रही है, झूठ बोल दिया भाई, तूने फंस गया। तो रिटर्न भरा, क्योंकि वो कंप्लायंस मतलब ऐसी आज के टाइम पे नील रिटर्न होती है ना बच्चे, तो वो मोबाइल फ़ोन से ही भरी जाती है, इतना ईजी। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, GST की ऐप होगी, नील रिटर्न सबमिट, OTP सबमिट, खत्म। समझ रहे हो? यार क्वार्टरली जा रही है उसकी, समझ रहे हो? बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए, तो सर क्या इंडिया लेवल पर जो एनालिसिस चलता होगा गवर्नमेंट का, क्या वो रिटर्न के बेसिस पे चलता होगा या नहीं चलता होगा? जैसे अगर हमें ये देखना है कि अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकी, मेरे को जानना है इंडिया में सेल किस चीज़ की हो रही है सबसे ज़्यादा, मेरे को GST बढ़ाने का है, तो आप मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट के पास ये डेटा होगा या नहीं होगा? कैसे होगा आप बता सकते हैं? इनवॉइस, और थोड़ा प्रिसाइज आंसर आ सकता है GSTR 1, और GSTR 1 में क्या गुड्स बिके पता लग जाएगा? कैसे? HSN कोड, मैं एक HSN कोड डालूंगा, पूरे महीने में उसकी सेल कहाँ पर है मुझे पता लग जाएगा, समझ रहे हो? सो बेसिकली एट मास लेवल, एट मैक्रो लेवल, गवर्नमेंट ये एनालिसिस यूज करती है कि इस महीने क्या चीज़ सेल हो रही है, गोल्ड की सेल कौन से महीनों में सबसे ज़्यादा हो रही है, ये सब डेटा है गवर्नमेंट, समझ रहे हो? तो फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न इज वेरी क्रिटिकल। हर दुकानदार बता रहा है कि उसने क्या बेचा, इंडिया लेवल पे पता लग रहा है कि इंडिया मैक्सिमम क्या बेच रही है, इससे कई डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती हैं भाई। GST रेट बढ़ेगा कम होगा, क्या ये सब एनालिसिस करने के बाद नहीं होता? बिल्कुल होता है। सो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये लगा लीजिए, आपको क्या लग रहा है, मैनुअली चल रही हैं चीज़ें या ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम आ रहा है धीरे धीरे? ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है धीरे धीरे, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, अब इस चैप्टर का एक बार समरी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कौन से सेक्शन में? 37। कौन सा फॉर्म भरोगे आप?
GSTR 1, साथ में मैंने क्या लिख दिया, IFL. व्हाट डू यू मीन बाय IFL? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. ये क्या होता है सर? ये जो QRMP वाला है, ये रिटर्न महीने भरेगा, 3 बार भरेगा? आई एम सॉरी, 3 महीने बाद भरेगा. इससे जो परचेस करा मेरे को तो ITC बाद में मिल रहा है. क्यों? ये प्रॉब्लम होगी नहीं होगी मार्केट में? आप किसी से खरीद रहे हो, वो मंथली भरता है, आपको ITC अगले महीने दिख जाएगा. और अगर आप किसी से खरीद रहे हो जो QRMP में है, जो रिटर्न 3 महीने बाद भरेगा, उसका ITC कितने महीने बाद दिखेगा रेसिपिएंट को? 3 को कहेगा मैं खरीदता ही नहीं इससे खरीदने की वजह से मेरा ITC डिले हो रहा है. तो बेसिकली एक ऑप्शन निकाला गया कि जो लोग QRMP में वो रिटर्न मत भरो, पर इनवॉइस की डिटेल बताते जाओ सरकार. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पूरा आएगा, बहुत सारा आएगा. सो IFF इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. मान लो मैं QRMP में हूं, तो कौन से क्वार्टर के कौन से महीने में प्रॉब्लम है? तीनों महीने में. लेट सपोज एक क्वार्टर, अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है बच्चे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. जुलाई, अगस्त, इसको लिखना मत, ठीक है ना, नीचे बने वैसे. अगर मैंने कोई चीज जुलाई में बेची, उसका ITC उस बंदे को कब मिलेगा? अरे सर अक्टूबर में मिलेगा. प्रॉब्लम है जी यहाँ पे, जुलाई में बेचने में दिक्कत आएगी मुझे. अगर मैं कोई चीज अगस्त में बेचता हूँ, उसको ITC कब मिलेगा? अरे सर अक्टूबर मिल रहा है. प्रॉब्लम आएगी बेचने में. सुना, सितंबर में प्रॉब्लम आएगी क्या? ना, वो चाहे मंथली वाला हो चाहे QRMP वाला हो, दोनों सेम टाइम पे ही देंगे. तो बेसिकली प्रॉब्लम मंथ कौन से हैं? आप हर क्वार्टर के पहले 2 महीने के इनवॉइस ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं GST डिपार्टमेंट में. लॉगिन तो होगा मेरे पास, IFF कॉलम सिलेक्ट करूंगा, बोलेगा बता कितने इनवॉइस है तेरे. मैंने इनवॉइस की डिटेल डाल वगैरह, ITC स्टार्ट शिफ्ट कर दूंगा. विदाउट फाइलिंग GSTR 1 मैं इनवॉइसेस के थ्रू ITC शिफ्ट कर पा. 3 महीने के लिए 2 महीने, 2 महीने, ठीक है जी. ऑप्शनल है. मेरा आपसे सवाल, मैं QRMP में हूं, आप अनरजिस्टर्ड हो, क्या मुझे आपके इनवॉइस को IFF के थ्रू अपलोड करने की जरूरत है? जब तुम्हें ITC नीचे तो क्या बात का तुम मुझे फोर्स करोगे ना भाई अपलोड कर? कह सकता हूं जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तभी तो बोलेगा वो उस चीज को. बताइए, क्लियर है बच्चे? आएंगे बात, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी बात हुई है बस, ठीक है ना, आपको हेल्प करेगा बस. उसके बाद क्या है सर? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई. कौन से सेक्शन में बच्चे? ओके, 2 and 2 भी दिख रहा होगा. डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड इनवर्ड दोनों का GSTR 3B. एंड ऑब्वियसली जो QRMP वाले हैं वो भी यहाँ भरेंगे, और जो नॉर्मल वाले हैं वो भी फाइनल भरेंगे. इसके बाद हमने कुछ टॉपिक करने छोटे छोटे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बढ़िया. फर्स्ट रिटर्न. मैं नहीं बोलूंगा, आपको ध्यान आ रहा है फर्स्ट रिटर्न कहीं से रिलेट हो सके तो? नहीं, कॉम्पोजिशन नहीं. जब हम GST में पहली बार रजिस्टर होंगे तो जो पहली रिटर्न होगी फर्स्ट रिटर्न होगी. और पहली रिटर्न में तो सर लायबल टू बी रजिस्टर्ड से लेके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इनवॉइस भी, रिवाइज्ड इनवॉइस विद इन 1 मंथ देने होते थे. रिलेट हो रहा है आपका इनवॉइस चैप्टर से? सारी बातें करूंगा मैं, डोंट वरी, लेकिन जस्ट आपको छोटा सा रिलेट होना चाहिए. जब भी तुम रजिस्टर्ड होगे तो तुम्हारी पहली रिटर्न को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट रिटर्न. और क्या उस रिटर्न के अंदर जब से तुम लायबल हुए हो तब से लेके जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिली है, क्या उसके इनवॉइस की डिटेल नहीं होनी चाहिए? तो आएगी इसमें, वही बातें लिखी होंगी इसमें. रिलेट करो बच्चे कंटेंट को ना. फाइनल रिटर्न, आखिरी रिटर्न होगी, GST कैंसिल हो चुका है, आखिरी रिटर्न है, ये सामान मेरे पास पड़ा है, इसका जो GST लगना है वो लगेगा, सारी स्टेटमेंट जाएगी, फाइनल रिटर्न. कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की रिटर्न. कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की रिटर्न आपको वैसे बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा. रिटर्न मंथली जाएगी, क्वार्टरली या एनुअली? मेरा आपसे सवाल है. एनुअली. कॉम्पोजिशन वालों की रिटर्न एनुअली जाती है.
पेमेंट कैसे करते हैं ये, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली? क्वार्टरली। अबे हाँ, अपने आप को, मेरे को देख के अपने आप को बोल रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं मेरे को नहीं बोल सकता, मैं भरोसा है इसमें। ठीक है, एनीवेज तो मुझे बताइए कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है बच्चे? इधर आ जाओ रे, एनआरटीपी पढ़ा हुआ है आपने सारा, उसकी सिर्फ रिटर्न की बातें करनी है, आधे आधे पेज की बातें हैं ये। यूआईएन होल्डर भी रिटर्न भरेगा। एनआरटीपी क्या था? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यूआईएन की फुल फॉर्म क्या थी एक बार बताना रिजवान जी, रिजवान जी बताना। सर ये मेरे पास ही क्यों आते हैं सर, एक बार एनबीएफसी में देख लो उसके बाद से पीछे बढ़ेगा। एनबीसी तो वो भी हो गया सर। हां एनबीसी भी पूरा हो गया, एनबीसी पूरा हो गया। अच्छा तो पूछो ना पूछो करो। हाँ जी, हाँ यूआईएन का क्या फुल फॉर्म होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिन बच्चों ने भी बताया वो ये ना सोचे कि हमें आता है, बहुत ही आसान सवाल था। टीडीएस रिटर्न, ये टीडीएस का चैप्टर करा तुमको। सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी तो टीडीएस काटती थी। ठीक है ना। उसके बाद टीसीएस करा आपको। ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट लेने के टाइम पे टीसीएस काट लेती थी। मान लो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, आप कस्टमर हो, आप मुझे पैसा देते थे, मैं रेस्टोरेंट वाले को जब दूंगा तो मैं 1% या जो भी परसेंट होता था काट लेता था मैं, दैट इज कॉल्ड टीसीएस। हमको इन सब की रिटर्न्स के बारे में समझना, एंड बिलीव मी सिर्फ फॉर्म्स याद करने, ड्यू डेट्स याद करने, ऐसे कोई लॉजिक नहीं आने वाला इस पूरे सेगमेंट। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आपने अपनी रिटर्न को लेट फाइल करा, रिटर्न की ड्यू डेट से सर इतनी सारी रिटर्न है, हाँ तो देख लेंगे कौन से रिटर्न की बात हो रही है। अगर लेट हो गया तो आपको सबसे पहले तो नोटिस आएगा। कौन से सेक्शन में नोटिस आएगा बेटे? 46 में। और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन में? 47। 100 रुपए, 200 रुपए पर डे ऑफ डिफॉल्ट, 5000, 10,000, वॉट एवर वो देखेंगे। 10,000 रुपये। ठीक है ना, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो बने हुए हैं सारे। एंड लास्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर, जैसे कि आपने टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर देखा था, जैसे पूछ लेता हूं एक बार, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर ध्यान है आपको? टैक्स में था क्या अकाउंट्स में? टीआरपी करवाया नहीं है मैंने रिटर्न वाले चैप्टर में, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर रिटर्न वाले में कराया हुआ है। इनकम टैक्स के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, टीआरपी नहीं हुआ। कैसे रह गए? ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनको रिटर्न भरनी नहीं आती, तो इनकम टैक्स में भी इंसान होते हैं जो कि सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सीबीडीटी द्वारा 15 दिन का ट्रेनिंग होती है और उसको क्या बोलते हैं? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है। उसी तरीके से जीएसटी में भी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है बच्चे। जीएसटी में भी आप क्या बन सकते हैं जी? जीएसटी प्रैक्टिशनर। बहुत सारे लोगों को अपनी रिटर्न समझ नहीं आई, भाई ये क्या चल रहा है, 1 है 2 है 2B है, मैच नहीं कर रहा, हमने ये दिया था, 1000 सवाल होते हैं रिटर्न को लेके। तो कौन भर सकता है जी? जीएसटी प्रैक्टिशनर। और ये कौन से सेक्शन में है सर? सेक्शन 48। ओके। अब मुझे बताइए कि आपको समरी क्लियर है पहले? इसको नोट करोगे? क्या कहते हो? एक बार नोट करना स्टार्ट करोगे, टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट को कर लो एक बार। क्या समझ नहीं आ रहा? क्या करूं? घर पे कर लोगे? नहीं सर, अभी करो नोट? करो।
5 मिनट तो करो एक बार इधर कीजिए। कितने में बोल रहे थे, समझ आ गया? फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? ओके, वेरी इंटेलिजेंट। क्या बेटे लिख लिया क्या? लिख लिया सबने? Cool. लिख लिया। अब स्टार्ट हो रहा है जी आपका रिटर्न का चैप्टर। भैया ध्यान से देख लो इधर। बोलना स्टार्ट करूं? स्पीड में बोलता जाऊं? समझाऊंगा। आज तक ऐसा हुआ कि समझाया ना हो? तो आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? We have trust issues. बेटे टेस्ट सबको देना, बस ये ध्यान रखना बहुत खतरनाक हो जाएगा। नहीं मैं समरी नहीं यार, इस बार एक्शन होगा। 5 सितंबर क्यों 9 को क्या है? हो सकता है उसके कोई रिलेटिव का कोई बर्थडे हो, कुछ वो शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ, क्या है 9 को? मैडम धीरे मार रहे हो। हाँ? कौन सी? छोटे मियाँ बड़े मियाँ? अच्छा। बर्थडे किसका? छोटे मियाँ का बड़े मियाँ का? बताओ। अच्छा, इसको तो स्केल मारा आपने? उन्हें बोल भी दे मैं स्केल मारा। ये तो अनबायस्ड हो गई ना बात। तो वो भी कितना वीक है वो देखो। चलिए आइए आगे बढ़े बच्चे। फिर बच्चे इतने कम क्यों आए यार? क्या चीज? बट इस बैच में बहुत एंड तक बच्चे आए हैं, मतलब सही जा रहा था। मैं तारीफ करनी शुरू करने ही वाला था तुम्हारे बैच। कॉन्फिडेंस ब्रो। चलिए तो सर जी आइए डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं बच्चे। बच्चे देखो बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, डेटा फ्लो से समझते जाओगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो अपनी डिटेल्स शेयर करता है, और उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। कहाँ सबमिट करेगा डिटेल्स को? जीएसटी पोर्टल। और ऑनलाइन करना है या मैनुअली? ये मैनुअली नहीं है जी, सिस्टम में ही है। मैनुअली कहीं भी जाके रिटर्न नहीं हो रही। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है समझना। ऑनलाइन का मतलब होता है दैट यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। कि जैसे मैं अभी रिटर्न भर रहा हूँ, मान लो इनकम टैक्स की, तो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉग इन हो रहा हूँ, और वो अगर मैंने 5 मिनट के लिए आइडल छोड़ दिया तो अपने आप लॉग आउट हो जाता है। ऑनलाइन होता है इंटरनेट पे जाके करो। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे गए तो यूटिलिटीज बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑफलाइन यूटिलिटी, जिसमें पूरा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेल शीट पे। आप अपने कहीं पे भी हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, बस आप उसको डाउनलोड कर लो, उसमें डिटेल भरते जाओ और फिर वो अपलोड कर दो। सो दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। अब वो क्या लग रहा है, जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, क्या वो 10 मिनट में ऑनलाइन पे जाके अपलोड करती होंगी? नहीं, दे आर यूजिंग व्हाट? ऑफलाइन। एक फॉर्म है जो ऑनलाइन है, एक्सेल शीट्स है वो, टेक्निकली एक्सेल शीट्स बहुत सारी, उसमें शीट्स है, उनमें सारी डिटेल भरती है। हो सकता है 2 दिन लगे भरने में,
और उसके बाद क्या हो जाता है जी, अपडेट हो जाता है। ऑफलाइन की वजह से हंसी आ रही है या ऑनलाइन की वजह से? क्या कर रहे हो फोन में? पता नहीं, कुछ तो पढ़ाई नहीं कर रही है, तो पता है मुझे। ठीक है जी, मुझे बताइए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है आपको? ऑफलाइन होता है ना, आप वेबसाइट पे ही गए और आपको अगर GSTR1 भरनी है तो वो बोलता है कि प्रोसीड गए भरने के लिए, या उधर यूटिलिटी होती है एक्सेल शीट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, आप इंटरनेट बंद कर दीजिए और अपना भर सकते हैं उसको। हाँ, और जब वो एक्सेल शीट पूरी बन जाएगी तो आप उसको अपलोड कर दो वेबसाइट पे। ऑनलाइन में तो आप एक्टिव हो एकदम कि ये डिटेल भरी, ये बताओ, ये भर रहा हूँ, वो चीज़ है उसमें। क्लियर है जी? अच्छा, आप मुझे बताइए ये जो आउटवर्ड सप्लाई है वो कौन से फॉर्म में भरना है बच्चे? और आप मंथली भी भर सकते हैं और आप क्वार्टरली भी भर सकते हैं। मंथली भरेंगे तो कौन सी तारीख को? साथ साथ बोलो रे, कौन सी तारीख को भरोगे? 10। साथ साथ बोलो रे, कोई भी नहीं बोल रहा दोबारा। क्या बेटे, कौन सी तारीख को भरोगे? 10 को। और अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि अब 10 को नहीं भरी जाती है, कौन सी तारीख को भरी जाती है? आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, ऑल्दो 10 बट एज पर द रीसेंट नोटिफिकेशन इट इज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 11। हालांकि ये डेट्स में क्योंकि चेंजेस होते हैं, सरकार ICAS, CS और CMA वाली डेट्स नहीं पूछते, बट डजंट मीन कि हमें पता ना हो। और जो क्वार्टरली वाले हैं वो कौन है? इन केस ऑफ QRMP वो कब भरेंगे? 13th of the month succeeding the month or succeeding the quarter, obviously quarter। ये रिटर्न तो क्वार्टरली जा रही है, पेमेंट की बात थोड़ा ना कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? और क्वार्टर को टैक्स पीरियड भी बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? टैक्स पीरियड है, कॉमन है। मान लो मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए टैक्स पीरियड क्या? मंथली। और अगर छोटा बिजनेसमैन हूं तो टैक्स पीरियड क्या? क्वार्टरली। तो कॉमन यूज होता है वर्ड। ठीक है, सवाल ये है सर GSTR1 किस किस को भरनी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को GSTR1 भरनी है? हाँ बेटे हाँ। किन लोगों को नहीं भरनी सर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP, कॉम्पोजिशन, TDS, TCS, OIDA। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस होती है कुछ, जैसे नेटफ्लिक्स और ये, इनका पूरा का पूरा वो वैसा सिस्टम चलता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का चीज़ें चलती हैं। अब अपने कोर्स में ये नहीं है, OIDAR की रिटर्न भी नहीं आएगी आपके सामने, लेकिन आप मेरे को एक बात बता दीजिए, पेपर में आ जाता है ये कि MCQ लेवल पे या कैसे भी, कि क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भरनी है GST, NRTP को, ISD, OIDAR, TDS, TCS, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कूल। मैं सोचा चिड़िया और तोता उड़ी खेल लेते हैं। ठीक है, इनको पढ़िए जरा। QRMP किसके लिए है? वैसे मैं QRMP नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, बट फिर भी इतनी बात, स्मॉल और बिग बिजनेस, स्मॉल टैक्स पेयर। QRMP का मतलब क्या है? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली। इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग, तो ही आप QRMP में आ सकते हो। सर जी मेरे पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ था, क्या मैं करंट ईयर में QRMP में आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। बट आप मुझे बताइए अगर पिछले साल 1 करोड़ है तो पेमेंट तो मंथली जाएगी। नहीं, मंथली जाएगी। तू IFF यूज कर रहा है, तेरे को वो मैकेनिज्म अपने ऑफिस में रखना पड़ेगा, चाहे तू IFF यूज करे या ना करे। तेरे को महीने तूने जो बेचा एक, अभी मान ले अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, तेरे को डिटेल तो देनी पड़ेगी। सर जी ये बस अभी आ रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम विच, कौन सी डेट से QRMP आया हुआ बच्चे?
जनवरी 21 वो तो फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च 2021, तब से QRMP आ रखा है। सर जी क्यों आ रखा है? वो बेटे छोटे छोटे बिजनेस मैंने कह रहे भाई साहब क्या परेशान करोगे क्या, हर महीने रिटर्न भरवाओगे क्या हमसे? अगर कोई बंदा हर महीने रिटर्न भरे ना तो साल की कितनी रिटर्न हो जाती है बताओ? टोटल कितनी है? 1 2A 2B ऑटो पॉपुलेटेड है, ठीक है, पर उसमें कोई मॉडिफिकेशन वो पहले के जमाने में होती थी। टोटल महीने की 3 रिटर्न है, टोटल 36। फिर आप एनुअल रिटर्न भी भरोगे 31 दिसंबर को। आप सोच के देखिए, आप एक बिजनेसमैन हो, आप कल को किसी के ऑफिस में जाओगे CA CS CM में, वो आपसे इनफाइनाइटली बोलूंगा बहुत ही इंक्रीज फीस लेगा नहीं लेगा बिकॉज ऑफ दिस। हालांकि उसको तो पता ही ऑटो पॉपुलेटेड और मैं कर दूंगा, पर आपको क्या बोलेगा सर आपकी 36 रिटर्न भरता हूँ मैं फाइनल। तो क्या बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बिकॉज ऑफ दिस कह रहे भाई क्या फालतू की चीज लाया, मेरा लाख रुपए का खर्चा और बढ़ा दिया इन्होंने कंप्लायंस। तो इसलिए छोटे बिजनेसमैन को क्या बोला, तुम मत भर भाई इतनी, तुम्हारे को कितनी रिटर्न भरनी है क्वार्टरली? 4 हो गई, एंड ऑब्वियसली 3 जोड़ो तो 12 रिटर्न, कुछ तो रिड्यूस हो गई। मुझे बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको रीड करके समझा सकते हो क्या है? QRMP स्कीम में GSTIN वाइज नॉट पैन वाइज हो सकते हैं। 15 दुकानें रजिस्टर्ड है तो मैं कुछ दुकानों के लिए QRMP और कुछ के लिए नॉर्मल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में होता था, अगर मैंने कॉम्पोजिशन सारी दुकानें कॉम्पोजिशन, मैं जब रिटर्न भर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरी GSTIN वाइज QRMP में और कुछ हो सकता है नॉर्मल। क्यों बच्चे क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पढ़िएगा जरा। आफ्टर 11th और 13th of the next month, GSTR1 फैसिलिटी या IFF फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल। अभी कौन सा महीना खत्म हो गया? अगस्त की GSTR1 कब जानी है? 11 तक। 1 सितंबर से, ध्यान से सुन लीजिएगा डेट को, भी आगे आएगा, बार बार नहीं समझाऊंगा इसको। अगस्त खत्म हो गया, अगस्त की GSTR1 का विंडो फाइल करने का 1 सितंबर से शुरू हो जाता है, 11 तक रहता है। अगर आप 12 को बोलोगे अलाउड नहीं है आपको, अब होगी भाई प्रोसेसिंग, अब कंप्यूटर को प्रोसेस करने दो, क्योंकि 11 तारीख तक तुमने जो डाला मेरे को आगे फ्लो भी तो कराना है ITC को। रियल टाइम 11 के बाद अब आपकी एंट्री नहीं है अभी आपके डेटा की, ठीक है, भर लोगे आप, वो अलग बात हो, कैसे वो अभी नहीं बात करनी हमने। 11 के बाद आप GSTR1 नहीं भर पाएंगे अब 7-8 दिन तक। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे पहले यहाँ तक? अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 और IFF। मान लो मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं तो मैं GSTR1 भर रहा हूँ या IFF? GSTR1। अच्छा, जो IFF में होता है क्या वो GSTR1 नहीं भरता? बस वो क्वार्टरली भरता है। तो टेक्निकली जो छोटा बिजनेसमैन है उसको IFF भी है उसके ऊपर, सो दैट ITC शिफ्ट हो जाए, और ऑब्वियसली हैज टू फाइल GSTR1 फॉर द क्वार्टर। मैं इतना करने से पहले आपको मैं IFF पे लेकर आ जाता हूँ। व्हाट इज IFF? इट इज अ मैंडेटरी फैसिलिटी और एन ऑप्शनल फैसिलिटी। सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट आई एम सॉरी सप्लायर, क्योंकि मेरे पास सर दुकान, मेरा कस्टमर आ रहा है, कह रहा है अरे तुम तो छोटे बिजनेसमैन हो, तुम्हारा तो ITC 3 महीने बाद दो। मैंने कहा सर IFF फैसिलिटी है, तो किसके लिए? सप्लायर के लिए। कितने महीने के लिए? फर्स्ट 2 मंथ। और ये क्यों है, जिंदगी में क्या फायदा है? ITC कैन बी क्लेम्ड बाय द रजिस्टर्ड, रिटर्न इज फाइल्ड लेटर। ऐसा मत सोचिए कि रिटर्न फाइल नहीं हो रही। कौन सी रिटर्न सर जी? GSTR1 भरी जाएगी, बट द डिटेल ऑफ इनवॉइस आर फाइल्ड अर्लियर सो दैट रेसिपिएंट कैन क्लेम। हर महीने 50 लाख से ऊपर के बिल अपलोड नहीं कर सकता मैं IFF में हूँ, मैंने 70 लाख की सेल करी है, 70 लाख का ITC शिफ्ट नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना है? 50 लाख। तो सर ये कैसे होगा? बाकी 20 लाख जब GSTR1 भरोगे तो डालो उसमें। IFF ले रहे हो आप
50 लाख से ज्यादा की बिलिंग नहीं होनी चाहिए आपकी। ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आईटीसी विल नॉट बी शिफ्टेड फर्दर ऑन मंथली बेसिस। ध्यान से सुनिएगा, क्वार्टर कौन सा चल रहा है जी? अप्रैल में जून। अगर मान के चल लो ये क्वार्टर चल रहा है तो इसकी जीएसटीआर 1 कब भरी जाएगी? जुलाई में। कौन सी तारीख को? 13 तारीख को। आ जाते हैं दोबारा अप्रैल में। क्या अप्रैल में आईएफएफ ले सकता हूं? ले सकता हूं। कितने अमाउंट तक? 50 लाख पर मंथ टोटल इनवॉइस शुड बी 50 लाख। क्या मई के मंथ में आईएफएफ ले सकता हूं? कितने अमाउंट तक? 50 लाख पर मंथ। क्या जून में आईएफएफ ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि जून की डिटेल किधर डाली जाएगी? जीएसटीआर 1 में। जुलाई में जीएसटीआर 1 में चली जाएगी। अब मुद्दे की बात ये है, मान लो मैंने 70 लाख की सेल करी थी, प्लीज इधर देखिए, मान लीजिए मैंने 70 लाख की सेल करी, क्या पूरा का पूरा 50 लाख तो हो जाएगा, बाकी 20 लाख का क्या होगा? और अगर अगले महीने भी 70 है तो 1 में जाएगा। दोज इनवॉइसेस व्हिच आर नॉट शोन इन आईएफएफ कैन बी शोन इन जीएसटीआर 1। लेट आईटीसी मिलेगा फॉर क्यूआर एफपी पीपल, स्मॉल बिजनेसमैन। तू बड़ा बिजनेसमैन है, तू तो मंथली भर रहा है ना। जो छोटा है, अच्छा कोई बंदा है वो नहीं लेता इसको, कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए, आता है कस्टमर नहीं आता ना, मैं झमेला नहीं करता, तो उसने आईएफएफ नहीं लिया, तो वो सारी डिटेल कब सबमिट करेगा? जीएसटीआर 1 पे। और क्या जो इनवॉइस मैं यहाँ पर ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, क्या वो जीएसटीआर में फिर से करूँगा? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज आपने रिपोर्ट कर दी वो जीएसटीआर में पकड़ लेगा, आपसे बार बार आपसे मेहनत नहीं कराई जाएगी। मुझे बताइए कोई दिक्कत? ये 3 लाइनें पढ़िए जरा नीचे जो लिखी हुई है। इफ द सप्लायर डज नॉट फर्निश, तीन लाइनें। इफ द सप्लायर डज नॉट फर्निश इनवॉइस डिटेल्स थ्रू आईएफएफ, he can furnish that detail in GSTR 1, and invoice furnished in IFF are not required to be furnished again in GSTR. Clear है साहब? अब आ रहा हूं, रजिस्टर्ड पर्सन को ब्लॉक कर दूंगा मैं जीएसटीआर 1 भरने से भी और आईएफएफ से। अगर तुमने अपने पिछले पीरियड की जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी होगी ना, 3 भी ना, रिटर्न, हाँ समरी वाली जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड है, पेमेंट का कोई वो दौड़ना था, वो तो पीएमटी 05 था, 05 या 07 जो भी था। आपको आईएफएफ भरने नहीं दूंगा, आपको जीएसटीआर 1 नहीं भरने दूंगा, अगर तुमने अपने पुराने टैक्स पीरियड की क्या नहीं भरी हुई? 3 भी नहीं भरी हुई। ध्यान से सुनिए, अभी और भी बातें आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। आप एक दुकानदार है और आपने कौन सी रिटर्न नहीं भरी हुई बेटा? जीएसटीआर 3B भरी है नहीं भरी है? नहीं भरी। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जीएसटीआर 1 भरने नहीं। कोई दिक्कत यहां तक? हो सकता है मंथली भी हो, बड़ा बिजनेसमैन है तो नहीं बनने। जीएसटीआर 1 हो गई ना, तो तू बोल ले चाहे छोटा है चाहे बड़ा, जीएसटीआर 1 तो सबको भरनी है। जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दूंगा और तुम्हारे पिछले महीने की या पिछले क्वार्टर की जीएसटीआर 3 भी। सीधी सी बात है, तुम कोई भी दुकानदार हो, छोटे हो बड़े हो, 1 नहीं भरने दूंगा तुम्हें अगर तुम्हारी पिछली 3B फाइल नहीं है। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे बात लिखी नहीं हुई, मैं लिख रहा हूं 3B किस पीरियड की है बच्चे? ये प्रीसीडिंग, तो मैं ना, हाँ पिछले महीने की है, तो मैं यहाँ पर बस एक छोटा सा वर्ड प्रीसीडिंग लिखा। और अगर हो तुम छोटे दुकानदार और चाहते हो तुम आईएफएफ क्या होता है? इनवॉइस फर्निशिंग। अगर पिछले क्वार्टर की तुमने रिटर्न नहीं भरी हुई 3B, आईएफएफ बंद कर दूंगा। जीएसटीआर 1 तो बंद है, चाहे उसको ऊपर ले लो चाहे नीचे लो। कहने का मतलब है तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाइड एवरी लेवल बंद है अगर पिछले महीने या पिछले क्वार्टर का तुम्हारा 3B नहीं डला हुआ। यहाँ तक क्लियर है? और अगर अपडेट कर दिया
भर लियो, भर लियो। वो तो देख सिस्टम जनरेटेड है, ऑटो पॉपुलेट कैसे 1 मिनट में खुल जाता होगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आप जरा पढ़िए पहला पॉइंट। ये 2 पॉइंट हुआ, ये सेकंड और थर्ड समझ रहे हो? टोटल कितने? 1 2 3 4। मैंने सेकंड और थर्ड करा आपको। अब जरा फर्स्ट पढ़िए। If details of any of the previous tax period has not been furnished, कौन सी डिटेल? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये मैंने रिलेट करा। अगर आपने अपनी GSTR 1 नहीं भर रखी पिछले कोई भी पीरियड की, कोई भी पीरियड, तो आपको नई GSTR 1 नहीं भरने दूंगा। और अगर आपने अपना सेम बात है थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, पिछले कोई भी IFF अगर नहीं भरा तो आपको GSTR 1 नहीं भरना। मुझे बताइए, क्लियर है? इसके बाद कमिश्नर ने बोला हाउएवर द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन में अलाउ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि एनी ऑफ द प्रीसीडिंग हो गया। मतलब तुम भाई 3 साल से धंधा चला रहे हो, किसी एक महीने में भी अगर तुमने 1 नहीं भरी हुई थी तो तुम्हारे 1 को ब्लॉक कर रहा हूं मैं, तो सरकार ने बोला नहीं, कमिश्नर क्या कर सकता है, ऑन द रिकमेंडेशन में अलाउ। और उसके बाद फिर फर्दर अपडेट हुआ पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पेपर में आ गया किन किन केसेस में, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो ऐसे और लिख दोगे हाउएवर द कमिश्नर मे ऑन रीजनेबल ग्राउंड कैन अलाउ द कैन कंडोन द डील। क्लियर है बच्चे? एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन 88C, ये भी आपने नहीं करा। हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे जब रिटर्न में अगली क्लास में, तो 88C आएगा जब मैं ITC वाला आपको कराऊंगा। मुझे बताइए, अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, सर मैं छोटा दुकानदार हूं और मैंने पिछले महीने का 3 भी नहीं भरा, क्या मैं GSTR 1 भर पाऊंगा? सर जी मैं बड़ा दुकानदार हूं और मैंने पिछले महीने का GSTR 3 भी नहीं भरा, और अगर मैंने पुराने किसी भी पीरियड का GSTR 1 नहीं भरा तो मैं GSTR 1 नहीं भर पाऊं। IFF पे मैंने जो लाइन बोल दी वो भावुक होकर बोल दी, IFF मैंडेटरी नहीं था, आप भरो ना भरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। GSTR 3 भी चाहे तू रजिस्टर्ड कर, चाहे तू नॉर्मल वाले चाहे QRMP में, अगर तूने नहीं भरा तो मैं तेरे को GSTR 1 नहीं भरने दूंगा। तो छोटा दुकानदार है, IFF भी बंद कर दूंगा। कहने का मतलब आपकी आउटवर्ड डिटेल बंद कर रहा हूं, वेदर IFF और नॉर्मल GSTR 1। क्लियर है बच्चे? चलिए सर आगे क्या बोल रहे हैं सर जी? GSTR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ करंट पीरियड। मेरे को आप बताइए अभी भी कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया? सितंबर। मैं सोच रहा हूँ अभी भर देता हूँ सितंबर की डिटेल। मान लो 25 सितंबर आ गई, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ 25 सितंबर को ये अपनी रिटर्न भर देता हूँ। क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकता। जिस महीने में आप हो उस महीने की रिटर्न भर ही नहीं सकता, लेकिन 2 केसेस में भर सकता। कौन कौन से 2 केसेस है स्क्रीन पर आप? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर सारा बंद करके ही जा रहा है तो रिटर्न भर देगा वो, समझ रहे हो? और अगर कैंसिलेशन है तो GSTA नंबर ही अगर कैंसिल हो गया तो यही होता है भाई, कैंसिल हो गया तो कल तक रिटर्न भर, 2 दिन में वो नोटिस के अंदर लिखा होता है क्या रिटर्न। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो बच्चे ये जो ग्राफ बना हुआ ये समझ आ रहा है? 1 8 31 8, ये वाला एक बार रीड करना, समझ आ रहा है? क्लियर है? पीरियड कौन सा है ये? अगस्त। क्या इसी पीरियड की मैं GSTR 1 भर सकता हूँ इसी में ही? नहीं। इसके बाद भर सकता हूँ? कौन सी डेट तक? 11। और उसके बाद भर सकता हूँ? नहीं भर सकता। क्लियर है ना? ओके, फिर खुल जाती है 22 23 24 25 को खुल जाती है, विंडो खुल जाती है। हाँ ठीक है, आइए सर जी GSTR 1 में क्या क्या डिटेल्स आती है एक बार बताना बच्चे। बेसिक डिटेल में क्या क्या जा रहा है? GSTR 1 में क्या क्या डिटेल दे रहे हो?
बेटे एक बात बता दूं मैं, इधर ये जो सर्कल बैठा हुआ है ना सारा, संभलेंगे नहीं संभलोगे। हाँ जब एक बार रिजल्ट नहीं आएगा, पहले तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे, फोकस लेवल यहाँ से सबका दिख रहा होगा। हाँ लाइफ में मज़े चल रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन नहीं संभल पाओगे इसके बाद। हाँ जो भी बच्चे आपको लग रहा है ना, बात है आप में ग्रुप में हम भी थे, ठीक है, पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आप जितनी जल्दी समझ लो ना ये बात है, आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि नहीं संभल पाओगे, ठीक है, फिर बाद में आपको लगेगा। इसलिए मैंने एक फंडा लिया, मैं अगर जो नहीं कर रहा ना उसको क्लियर बोल दो। ऐसे नहीं होता क्लियर। आपको अगर ये लग रहा है ना, आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो, एटलीस्ट इतनी जिम्मेवारी बनती है मेरी कि मैं आपको ये बता दूँ क्लियर होगा नहीं होगा, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ नहीं होगा, क्लियरली। ऐसा मेरे को कोई आपके फेवर में कोई बात नहीं करनी है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं और अभी भी जो बातें चल रही हैं, 10 बातें दिमाग में आनी चाहिए आपके कि सर अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। आपका ध्यान ही नहीं है आपका। और आपको क्या लग रहा है, आपके जितने बच्चे जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं पे भी सेल्फ स्टडी, आपसे बहुत ज़्यादा बेटर कर जाएंगे वो, अगर वो दिमाग चला रहे हैं अपना तो। और वो क्या लग रहा है, नहीं होगा भाई क्लियर, मैं बता रहा हूँ आपको और आपको खुद भी पता होगा हो सकता, ठीक है। तो क्लियर एक बार आप समझ लो। अब वो मज़े मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट आ रहे हो अच्छा है, टाइम पास चल रहा है बढ़िया, पर एट दी एंड में यहाँ का रिजल्ट जो हो रहा है मेरे को ठीक करना उसको। कोई मजाक पूरे टाइम नहीं सही लगता। हम लोग फोकस ही नहीं है, टेस्ट नहीं है। किसी ने अकाउंट्स का टेस्ट नहीं दिया, 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पर आ गए, फिर उसके बाद टेस्ट नहीं दे रहे, फिर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब वो क्या लग रहा है, ऐसे पास होते बच्चे। एक बच्चा पास नहीं हुआ आज तक ऐसे, एक बच्चा। हाँ वो बच्चा जरूर पास हो सकता है जो आ ही नहीं रहा हो ऑनलाइन और वो सीरियस हो। इट्स बेटर टू टेक ऑनलाइन क्लासेज एंड गेट सीरियस देन कमिंग फेस टू फेस एंड डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स। कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो आप जितनी जल्दी समझ लो, ये कोर्सेज ऐसे नहीं है, मे भी आपको पता नहीं है तो मेरे को लग रहा है बता दूँ आपको, कंप्लीट नो है, नहीं होगा क्लियर, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आइए, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपके दिमाग में होना चाहिए, हाथ के हाथ खत्म करते हैं इसको। यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, आप ले लो नोट्स, ले लो, कर लो उसको। वो करोगे नहीं आप, जब करा रहे हैं तो तब करना नहीं है आपको। ये आपका एटीट्यूड दिखाता है काम को लेके, और यही मैटर करता है। क्लास से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। आइए चलिए, तो सर बेसिक डिटेल क्या क्या है बच्चे, आप GSTR1 में क्या क्या डिटेल डालोगे। सबसे पहले अपना GST नंबर, लीगल नेम, मतलब आप एज पार्टनरशिप फर्म, एज कंपनी रजिस्टर्ड हो, ट्रेड नेम, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर और HSN कोड। तो ये ऐसे लिस्ट बनाकर रखी हुई है, मैंने इसको समराइज फॉर्म में लिखा हुआ। हाँ जी, ना ये तूने अपना इंट्रोडक्टरी बताया, मेरा GSTR नंबर, तो नॉर्मल फर्स्ट पेज पे आप अपनी रिटर्न भरते हो, अपना नाम, अपना पैन नंबर, अपना एड्रेस, सब चीज़ें बताते हो ना, वो वाली चीज़ कि आप किस में डील कर रहे हो। हाँ जी, ट्रेड नेम होता है, जैसे सपोज करो रैडिसन है, क्या रैडिसन कंपनी का नाम भी रैडिसन है? नहीं, ट्रेड नेम किस चीज़ से जाने जाते हैं। अब जैसे एप्पल है, क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। मैगी में कंपनी का नाम है नेस्ले। अब वो EY जैसे पता है, लेकिन कंपनी का नाम पता है, अर्नस्ट एंड यंग इज अ ब्रांड नेम। तो समझ लो, दैट इज अ ट्रेड नेम। लीगल नेम इज बाटली बॉय एंड बाटली बॉय, 2 बार बाटली बॉय। हाँ समझ रहे हो, तो वो तो कंपनी है ना। अब सपोज करो अगर एडू जंक्शन फर्म का नाम है एडू जंक्शन, पर अगर मेरे को एडू जंक्शन नाम हटाने का है, मेरे को लिखना है कि सौरभ चौधरी क्लासेस, तो ब्रांड हाँ नीचे लिख देंगे, छोटा सा नाम ऐसे लिख देंगे नीचे, ठीक है ना। सो बेसिकली दैट इज द ब्रांड नेम। मुझे बताइए आउटवर्ड सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। ए भैया ध्यान से सुनना, एनालिसिस आएगा। B2B, बिजनेस टू बिजनेस में आपको एक इनवॉइस की डिटेल डालनी। सर मतलब क्या प्रिंटर से स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने? नहीं, एक्सेल शीट है। आज मैंने जो बेचा, डेट, सप्लायर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, सप्लायर GST, रेसिपिएंट, वैल्यू ऑफ द गुड्स, HSN, GST रेट,
प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रा, इंटर, सारी डिटेल एक्सेल पर है, अपलोड कर दूँगा वहाँ से। सॉफ्टवेयर होते हैं जी ऐसे। जो तेरी सेलिंग टीम है ना, वो तो ई इनवॉइस के केस में, सारे के सारे तो ई इनवॉइस नहीं होंगे। अगर B2B है ई ऑटो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो समझना कि एक फाइल होगी, उसको डालूंगा GSTR1 के अंदर सारे इनवॉइस चले। ऑब्वियसली वो फॉर्मेट कौन देगा? GST डिपार्टमेंट नहीं दिया हुआ। जो कंपनीज के अंदर जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो मैं अपनी वो एरर दिख देगा, हो गएगा ऐसे ऐसे करो, ये फॉन्ट होना चाहिए, ये कॉलम होने चाहिए, कॉलम 1 ये होना चाहिए, कॉलम 2 ये, इतना वो है भाई, इंटीग्रेशन पूरा बैठना चाहिए भाई। तो कौन से बच्चे, एक मेरा आपसे सवाल है, B2B के अंदर तो इनवॉइस वाइज, लेकिन B2C में मेरा आपसे सवाल है, आप हल्दीराम्स में जाके खा रहे हो, B2B या B2C? B2C। तो क्या वो एक एक इनवॉइस की डिटेल बता रहा है सर? टोटल बता रहा हूँ तरीके से ना, 2.5 लाख छोड़ दो। अगर आप हल्दीराम पे 2.5 लाख का खाना खा लो तो भी नहीं है, लेकिन अगर वो इंटर स्टेट है और वो 2.5 लाख से ऊपर है तो लगेगा। जैसे सपोज करो अभी, जैसे मैंने आप लोगों को उधर हौसखास विलेज पे ग्रैंड पार्टी दी, तो मेरा लगभग 2,70,000 का खर्चा हो। ठीक है, नहीं 270 लगा, जो एग्जाम्पल है वही बता रहा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वो B2C है या B2B है? पहले तो जो माफियोजो था उसने बिलिंग करी, मान लो एडू जंक्शन के नाम, एंड वी आर नॉट रजिस्टर्ड, B2C। 2.5 लाख से ऊपर का बिल है, वो सप्लाई दिखाएगा इनवॉइस वाइज या कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड। और अगर ये इंटरस्टेट होता एंड इनवॉइस एक्सीड्स तो क्या हो जाता? सर जी ये क्या बोल रहे हो बेटे, सारा बना हुआ है इनवॉइस, या तो B2B है या B2C है। B2B में तो इनवॉइस वाइज, B2C है तो देखना पड़ेगा इंट्रा है कि इंटर है। इंट्रा है तो कंसोलिडेटेड, इंटर है तो देखना पड़ेगा इनवॉइस की वैल्यू, एक इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस वाइज, और अगर नहीं है तो कंसोलिडेटेड। किसी एक की भी है तो उस बिल की डिटेल इनवॉइस वाइज, बाकी सारे कंसोलिडेटेड। इंटरस्टेट है, मैं 20,000 का सामान बेच रहा हूँ, 30 का बेच रहा हूँ, 40 का बेच रहा हूँ, कंसोलिडेटेड चल रहा है, B2C है। पर B2B में तो दूसरे को ITC चाहिए तो वो तो इनवॉइस वाइज ही चल रहा है। मुझे बताइए कि आपको टेबल समझ आया इनवॉइस वाला? क्लियर है जी? B2B B2C इनवॉइस, सॉरी क्लियर है। और क्या डिटेल मांग रहे हैं जी वो? जीरो रेटेड सप्लाई, क्या मुझे बता सकते हैं जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जिसमें 0% GST होता है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट सप्लाई में, जिसमें निल होता है, और जीरो रेटेड में, और एग्जेम्प्ट में होता ही नहीं है। जीरो पे कभी भी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया नहीं हुआ जीरो रेटेड सप्लाई होता है। आइए यही बना रहा हूं सर जी। मिस्टर ए है, और मिस्टर ए कुछ परचेज करता है और मिस्टर ए इसको सेल कर देता है। जब ये परचेज करता है 100 रुपए का, तो 10 रुपए का GST, तो बिल कितने का बना? और जब ये सेल करता है तो 150 का GST, आई एम सॉरी 150 रुपए का सेल करा, एंड इट इज एग्जेम्प्ट, यानी कि ये जब बेच रहा है तो GST इसको चार्ज नहीं करना है। किसको बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। तो ये बिल कितने का बनाएगा? अब आप मुझे बताइए, जब इसने इसको बेचा मिस्टर ए, तो क्या कोई GST है? नहीं। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्प्ट की डेफिनेशन में करी हुई है, आपने बना भी रखी है, पर मैं आपको बोलूँ टैक्सेबल भी आ जाता है, आई एम सॉरी नॉन टैक्सेबल। एक वर्ड होता था नॉन टैक्सेबल, जो GST में कोई आया नहीं, अल्कोहलिक लिकर, और वो 5 प्रोडक्ट, उसको नॉन टैक्सेबल हो जाता है, जो GST में ही।
और एग्जेम्प्ट, हाँ वो जो 5 प्रोडक्ट, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ठीक है, नेचुरल, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अल्कोहलिक लिकर को भी एग्जेम्प्ट बोला जाता है। देखो इधर देखो भाई, सप्लाई या तो टैक्सेबल होती है या तो एग्जेम्प्ट होती है। आप जो भी बेच रहे हो, मैं बोलता हूँ ये बनेगा आपके पास नोट्स में, या तो टैक्सेबल होता है या तो एग्जेम्प्ट होता है। टैक्सेबल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ रेट तो है, कुछ ना कुछ रेट तो है, 5%, 7%, जीरो नहीं है भाई। टैक्सेबल का मतलब होता है इस पे जीएसटी का रेट है। एग्जेम्प्ट का, एग्जेम्प्ट इज अ ब्रॉडर वर्ड, एग्जेम्प्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। एग्जेम्प्ट के अंदर आता है नॉन टैक्सेबल, जैसे कि लिकर, जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, सो दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। सप्लाई या तो टैक्सेबल सप्लाई होती है या तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल। दूसरा जिस पे निल रेट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निल रेट लिखा हुआ है, रेट क्या है, निल, तो जिस पर भी निल रेट है। अब हो सकता है कि टैक्स तो हो 8%, लेकिन किसी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर दिया हो 8%, तो वो भी तो एग्जेम्प्ट ही हुआ ना सर। एग्जेम्प्ट के अंदर आप चाहे बोल लो कि नोटिफिकेशन के थ्रू माफ कर दिया, किसी चीज पे 15% मैंने बोला, एक नोटिफिकेशन आ गया, एग्जेम्प्ट हो गया, उसका कोई जीएसटी नहीं चार्ज। आपका मन करे सर वो जो शेड्यूल 3 में था उसको भी एग्जेम्प्ट बोल सकता है, जिसपे जीएसटी नहीं वो एग्जेम्प्ट है भाई। चाहे वो निल लिख दो, चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू कर दो, चाहे सर्कुलर के थ्रू कर दो, जीएसटी नहीं है तो क्या हो गया, वो एग्जेम्प्ट हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड क्या होता है, मैं आपसे सारी बातें करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा पहले। जीरो रेटेड पे नहीं आ रहा अभी मैं आपके साथ, मुझे बताओ मिस्टर ए ने कस्टमर को कितने का सामान बेचा, 150, और ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब सरकार ने बोल दिया एग्जेम्प्ट है भाई। अब मुझे बताइए, मिस्टर ए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज ऑन योर सेल, व्हाट यू हैव टू पे, 0। और आईटीसी कितना है, लेकिन क्या ये कभी इसको काम आएगा? तो ये बोलेगा भाई मेरे लिए तो ये कॉस्ट बन गई ना, अगर मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो एग्जेम्प्ट है, और अगर मैं परचेस कर रहा हूँ उस पर मैं टैक्स दे रहा हूँ, और अगर मुझे उस चीज़ का आईटीसी कभी मिलेगा नहीं, तो मेरे लिए तो वो कॉस्ट है, और मेरे लिए वो कॉस्ट है तो मैं तो इस 150 के अंदर घुसा दूंगा उस कॉस्ट को। क्यों 150 के अंदर नहीं घुसा दूंगा? तो ये होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई में। फाइनल एग्जेम्प्ट है, बट ऑब्वियसली अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा हूं तो मेरे को जो आईटीसी मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेटली कॉस्ट में घुस गया जी। इफ इट इज माय कॉस्ट, मैं तो 150 के अंदर लूंगा ना उसको। बट इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई दिस इज नॉट द केस। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, मैं बेच रहा हूं, टैक्स नहीं है, पर जो मैंने परचेज कर उस पर आईटीसी है, अगर मेरे को वो आईटीसी नहीं मिला तो कॉस्ट में जोड़ूंगा। सरकार कह रही है ऐसा मत करियो भाई, तूने जितना पे करा है ना आईटीसी तेरे को वापस कर दे, या तेरे को आईटीसी दिला दूंगा मैं किसी न किसी तरीके से, कुछ और बेच रहा है कहीं पे, कुछ भी कर रहा है, मैं दिला दूंगा तेरे को। ऐसा होता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई इज एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई टू एससीजी यूनिट। मैं अभी एक्सपोर्ट की बात करना चाहूंगा सिर्फ। तो अगर यही बंदा इसको बेचा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कस्टमर यूएसए में है, तो मैं इसको तो मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल सकता हूं कि सर एग्जेम्प्ट है तो मेरे को आईटीसी वापस नहीं मिल जाएगा, लेकिन यूएसए वाले एक सप्लाई को क्या बोलूंगा स्पेसिफिकली, जीरो रेटेड। वाई जीरो रेटेड? बिकॉज ₹10 पेड ऑन परचेज will be allowed as ITC किसको बच्चे, टू मिस्टर ए। या तो ITC मिल जाएगा या फिर इसका रिफंड। कहिए साहब, क्लियर है? जीरो रेटेड में क्या हो गया, आप समझो जो दुकानदार है एग्जेम्प्ट तो है ही है, मैं जो बेच रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है, बल्कि जो परचेस कर रहा हूं उसका आईटीसी भी मुझे मिल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपने आईटीसी चैप्टर पढ़ लिया,
अगर मैं वो चीज खरीद रहा हूं और उसको बेच रहा हूं तो खरीदने वाले का आईटीसी थोड़ा ना मिलता है आपको। लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसको क्या बोल दिया जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई, और अगर नहीं मिला तो एग्जेम्प्ट। और सरकार का सीधा सा फंडा है, जब भाई तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो मैं तुम्हें तंग थोड़ा ना करूंगा, बिकॉज सरकार की पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा आईटीसी दिया नहीं तो तुम उस गुड्स के अंदर जोड़ दोगे, अल्टीमेटली तो गुड्स महंगे हो गए ना एक्सपोर्ट करते टाइम, तो सरकार कहती है वापस कर दूंगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई की डिटेल आपको अलग से देनी पड़ेगी। कहीं क्लियर है? आगे क्या है सर, सीख चुके हो आप। अगस्त के महीने में कितने डेबिट नोट इशू करें, कितने क्रेडिट नोट इशू करें, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन जीएसटी, सारा बताना है। पेट्रोल बेचा तो कितना पेट्रोल बेचा, समझ रहे हो? लिकर बेची, कितनी लिकर बेची। एक दुकान के अंदर आपको क्या लग रहा है, जो रेस्टोरेंट है, जो लिकर प्लस बार वो साथ में ही बेचते हैं, वो क्या सरकार को बताते नहीं होंगे डिटेल? बिल्कुल बताते। तो क्या हो गया, तुम्हारे पास लाइसेंस है ना तुम्हें लिकर बेचने का, बताओगे तुम कितना बेचा तुम। या फिर अगर कोई भी एडवांस रिसीव, कहिए साहब कोई दिक्कत? ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, मैं आपको इसके अंदर कुछ नहीं बोल रहा, आपका वैसे सेक्शन 37 पूरा हो चुका है। ये आखिरी पॉइंट है, मुझे बता दो ये आपको आता है नहीं आता। सारा इनवॉइस में सेम चलो, B2B, B2C, B2B में 4 डिजिट, B2C के अंदर ऑप्शनल है, B2B में 6 डिजिट, सॉरी। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका सारा का सारा सेक्शन 37 डन है साहब। 37 पे आप पढ़ोगे, आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं है भाई, फैन चला दे। बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, ओ जी ये पढ़ लेते हैं बेटा। नील GSTR1, ये भी उसी में ही था वैसे, 37 दिख गया है मुझे। नील GSTR1 कौन भर सकता है सर जी? नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, नॉर्मल टैक्स पेयर, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैन बी फाइल्ड थ्रू यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, OTP बेस्ड सबमिट हो जाएगा। नील GSTR कैन बी फाइल्ड फ्रॉम 1st of next month और द क्वार्टर। ऑब्वियसली ये भी आप ऐसे नहीं कर सकते उसी महीने के अंदर ही आप कर रहे हो, ठीक है? तो जब भी वो महीना खत्म हुआ तो नेक्स्ट मंथ से आप भर सकते। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन में आप ये मत सोचिए कि QRMP वाले नहीं आ रहे, QRMP भी आ रहे हैं और अदर वाले भी आ रहे हैं। हाँ जी, तू नील GSTR1 कब से भर सकता है? समझ रहे? जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके फर्स्ट से ही भर सकता है। ठीक है, ये वाला आपको कुछ नहीं करना अभी। 3B का मैनर ऑफ एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना, कराऊंगा मैं। चलिए आइए, अब हम लोग ने बच्चे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट रिटर्न। अब मेरे को आपके साथ ना छोटे छोटे करना है। 37 बड़ा सेक्शन था, हो गया। अब हर 2-2 मिनट बाद वो सेक्शन बदलते रहेंगे, जैसे कि NRTP की रिटर्न क्या जा रही है, क्या फॉर्म है, ठीक है? 2-2 मिनट के कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फर्स्ट रिटर्न एक बार पढ़ोगे, कौन से सेक्शन में है बच्चे? एक बार पढ़िए, इसको मैंने पढ़ा रखा आपको सारा, मतलब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। From the date of grant of registration within 1 month he has to file revised tax invoice, और उन revised tax invoice की डिटेल कौन सी रिटर्न में जाती है? फर्स्ट रिटर्न। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है, समझ नहीं आया। हाँ जी बता रहा हूँ जी आपको। अब 1 महीने के अंदर देखो अपने रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने होते हैं। इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी। मेरे से पूछोगे तो
फर्स्ट रिटर्न में ही अगर सारी डिटेल देनी है तो वो एक्सेप्शनल केस में उसको आगे एक्सटेंडेड मिलता होगा, जो फर्स्ट रिटर्न होते हो उसका कुछ सिस्टम होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 30 उसके अंदर है। हाँ जी, नहीं अभी वो आप नहीं समझे ना, टर्न ओवर एक्सीड नहीं होगी 20 लाख का। हाँ अभी हो गया, अभी 17 लाख तक तो पहुंच गया हम लोग बार। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो 1 अप्रैल है बच्चे, यू हैव स्टार्टेड डूइंग बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल, और आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और आप मुझे बताइए कौन सी तारीख को आपका 20 लाख एक्सीड हो गया? 10/6। कहने से यू बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड। और आपको कितने दिन में अप्लाई करना होता है, कौन से फॉर्म में? तो 30 दिन है जी, 10/6 से मोटा मोटी 10 साल आपने विद इन टाइम अप्लाई कर दिया, बिल्कुल कर दिए। और आपको REG 06 कब मिला है? इसको बोला जाता है बच्चे डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन कौन से दिन से इफेक्टिव होगा ये? 10/6, बिकॉज यू अप्लाइड विद इन 30 डेज। तो आपकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो डेट ऑफ लाइबल से हो जाएगा, तो इस डेट से आप रजिस्टर्ड हो। और आप रिवाइज्ड इनवॉइस कितने टाइम में इशू कर सकते हो? जब भी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे लेके 30 दिन तक। इशू इनवॉइस विद इन 30 डेज। आप मेरे को बताइए, अब ये जो रिवाइज्ड इनवॉइस है वो कौन से पीरियड के हो सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के भरूंगा मैं रिवाइज्ड? अगर आप टाइम पीरियड बता पाए तो। से लेके ग्रांट तक ये सारे के सारे इनवॉइस आपको किस में डिटेल देनी है आपने? फर्स्ट रिटर्न। अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है जी कि ये फर्स्ट रिटर्न कब भरी जाएगी, मॉड्यूल के हिसाब से कह रहा हूँ। नहीं देख, लाइबल जब तो तब तो वह नंबर ही नहीं है। टेक्निकली अगर बोलो तो भाई जो नंबर आया वो आया 18/7 को, तो लॉजिकली तू हद से हद अगर मैं बोलूं तो कब तक भर देगा? 11/8 या जो भी QRMPO में हो तो 10/8 तक। पर अभी भी मेरा रिवाइज्ड इनवॉइस का टाइम पीरियड तो है, समझ रहे हो? तो मैं ड्यू डेट तो आ रही है मेरी, बट क्या इसमें मैं सारे के सारे रिवाइज्ड इनवॉइस की डिटेल डाल पाऊंगा? नहीं डाल पाऊंगा, कुछ की डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, कहीं लिखा नहीं हुआ है, एक कॉमन पॉइंट पर आ जाते हैं कि ठीक है भाई फर्स्ट रिटर्न में कौन से दिन भर रहा हूँ? 10/8 को मैं भर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। QRMP की तो डिटेल रिटर्न ही काफी लेट जानी, ठीक है। पर आप ये कह सकते हो ठीक है सर, जो डेट है वो एस्टैब्लिश्ड ही रखते हैं कि इस डेट को आपने फर्स्ट रिटर्न। 18 से लेके 18 जुलाई से लेके तो कह सकता है ना 18 अगस्त तक का होगा ना रिवाइज्ड इनवॉइस। तेरे को इस पीरियड में इशू करना है ना। हाँ तो जुलाई के भरेगा। हाँ वो तो भरेगा, जो नॉर्मल अब तू बेच रहा है तेरा नंबर आ गया वो तो भरेगा ही, समझ रहे? रिवाइज भी भरेगा और वो भी भरेगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? सर जी ये आपका सारा का सारा क्या हो गया? फर्स्ट रिटर्न का। सर जी और क्या है सर? आओ बेटे एक अच्छा सेक्शन कराता हूँ। GSTR 4 थोड़ा सा टेक्निकल है, ये देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा होगा, फिर भी देखेंगे पूरा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर। मुझे आप बता सकते हैं GSTR 4 किसका है? रिटर्न है। रिटर्न का चैप्टर चल रहा है तो रिटर्न ही होगा। हाँ कॉम्पोजिशन। तो GSTR 4 किसके लिए है जी? कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ जी ऋषभ जी आप बताएं।
कॉम्पोजिशन स्कीम में लिमिट कितनी है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो? कम हो गई, पता नहीं मुझे किसने कम करी, मोदी जी ने? चार्जर मांग रहे हैं। कौन मांग रहे? सर मांग रहे हैं। मना करो। किस चीज का चार्जर? पता नहीं चार्जर तो मांग रहे हैं, पर मोबाइल किस चीज का? यार मोबाइल का ना मेरा अलग वाला है, ये वाला नहीं है। अब ना वो दूसरे वाले में उनका वो छोटा वाला आईफोन है उनका, इस वाले में टाइप सी लगता है, नहीं है वो। हाँ वो मिल नहीं रही है, गाड़ी में है कि कहाँ पर है, मुझे मिल नहीं रही है। ठीक है, हाँ जी, कितना था ऋषभ जी कॉम्पोजिशन स्कीम वाला? 1.5 करोड़। करंट 1 महीना, करंट ईयर या प्रीसीडिंग ईयर? और सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक ऐसी सर्विस इंक्लूडेड थी 1.5 करोड़, कौन सी? संस्कृति रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर भी कितने की थी? 1.5 करोड़। मुद्दे की बात ये नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम की तो हमने सारी बातें कर ली, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी है, क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? टैक्स इनवॉइस नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है। हाँ यशी कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम। 3 बार पूछ लिया मैंने, 4 बार। आपस में बातें करोगे तो रिपीट थोड़ा करूँगा, ठीक है ना? जब मन करेगा बोलोगे क्या बोला, रिपीट करने के लिए थोड़ा ना बैठेंगे। मुझे बताइए टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर क्या इशू करता है यशी जी, एक बार बताइए। बिल ऑफ क्या करता था, बताओ बताओ, सही बोल रहे हो? बिल, वो कच्चा बिल, बिल ऑफ सप्लाई। दूसरा सवाल सिद्धार्थ पूछने मजा आता है बच्चे से। अभी सब बच्चे इधर उधर बिजी होते थे, पूछो ना, ए भगवान हमसे ना बोले और हमसे ना पूछ लें। निकिता जी आप इसे पूछ लेते। जीएसटी चार्ज करता है कॉम्पोजिशन स्कीम वाला? नहीं, क्या करता है चार्ज? नहीं करता। और जो वो पे करना है उसको पे, जब जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा तो कुछ पे नहीं करना होगा, करता है ना? 0.5% लिखा था, रेस्टोरेंट में 2.5% लिखा था, ट्रेडर में 0.5 लिखा था, तो कैसे पे करेगा उसको? आईटीसी लेके? आईटीसी ले लेगा? नहीं लेगा, कैसे पे करेगा? कैश में पे करेगा। ये सारी बातें कॉम्पोजिशन स्कीम में देखी हुई है हमने। मेरा आपसे सवाल है, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला रिटर्न भी तो भरेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पेमेंट भी तो करेगा। पेमेंट तो मंथली होती, मंथली नहीं होती, क्वार्टरली होती। जीएसटी CMP 08 फॉर्म है इसका, चालान कम स्टेटमेंट बोला जाता है उसे, ठीक है, जिसके अंदर वो क्वार्टरली पेमेंट करेगा और रिटर्न कब भरेगा? साल के एंड में, यानी कि अप्रैल टू मार्च जब खत्म होगा तो 30 अप्रैल को रिटर्न भरेगा। आइए जरा पहले प्रोविजन देखते हैं। रिटर्न कैसे जाएगी? एनुअली। चालान स्टेटमेंट कैसे जाएगी? क्वार्टरली। रिटर्न का फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है GSTR 4। पेमेंट का चालान, पेमेंट की डिटेल लिखी हुई है GST CMP 08, क्वार्टरली जाएगी। और क्वार्टरली कैसे जाती है बेटा? 18th मंथ सक्सीडिंग द, यानी कि अभी अभी ये जो क्वार्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सी तारीख को पे करेगा ये? 18 अक्टूबर को पे करेगा। 18th है ना? मेरा आपसे सवाल, जो चौथा क्वार्टर है उसके लिए कब पे करेगा ये? मार्च खत्म हुआ तो 18 अप्रैल। और अपनी रिटर्न कब भरेगा? 30 से। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनिएगा बात को। कॉम्पोजिशन में बड़ा झमेला रहता था, अगर तुम्हारा टर्नओवर एक लिमिट से एक्सीड हो गया तो कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाओगे तुम। तो ऐसा भी होता था कि कभी तो नॉर्मल में, कभी कॉम्पोजिशन में साल के अंदर। कॉम्पोजिशन स्कीम स्टार्ट कब से होती थी? 1 तारीख से, कभी भी जब मन करे। अगर आपका पहला दिन है बिजनेस का, आज ही स्टार्ट हुआ है जी, इनॉग्रेशन हुई, दुकान खुल गई, पहले दिन में तो बिजनेस ही नहीं था,
मैं आपको ये कह रहा हूँ आज ही बिजनेस स्टार्ट हुआ। हाँ, तो पिछले साल क्या मैं फर्स्ट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ? कैन आई टेक कॉम्पोजिशन इन फर्स्ट ईयर? बिकॉज ना बिकॉज प्रीसीडिंग ईयर को 0 माना जाता था और आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो। कॉम्पोजिशन लेनी है नहीं लेनी है कब डिसाइड होता था? फर्स्ट ईयर में। कैसे हो जाएगा फर्स्ट ईयर? जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो वहां पे ऑप्शन होता था कि तुम कॉम्पोजिशन लेना चाहते हो, तो जब आपका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो आपसे पूछा जाएगा कॉम्पोजिशन लेनी है। तो मेरे को बताइए, जब आपका पहला साल है तो क्या आप क्या स्टार्टिंग से कॉम्पोजिशन में हो सकता है ना कि आज ही धंधा स्टार्ट है तुम, लेकिन जो कंटिन्यूस चलते हुए आ रहे हैं बिजनेस, वो जैसे सपोज करो मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं और पिछले साल 70 लाख का टर्नओवर, क्या मैं कॉम्पोजिशन ले सकता हूं करंट में? कब से लेना स्टार्ट करो? ये मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होता है। आपको पिछले साल के मार्च में ही इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई मैं कॉम्पोजिशन लूंगा। If it is a continuing business, composition scheme start from the first day. If it is the first year, it can start from any day. मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, ज्यादा गहरी कोई बात नहीं है। हाँ जी, नहीं कुछ भी, तो 6 लाख का बिजनेस है, 10 तो रजिस्ट्रेशन के लिए मत जा। कॉम्पोजिशन तो तब पूछा जाएगा ना जब रजिस्ट्रेशन कराएगा। मेरा आपसे सवाल है, हाँ करवा ले, आ जाओ कॉम्पोजिशन। मेरा आपसे सवाल है, आज क्या डेट है बच्चे? 3 सितंबर। आप आज रजिस्टर हो गए हो। रजिस्टर मेरे कहने का मतलब है, हाँ पहली बार 3/9, और मैं आपको कह रहा हूँ 3, और आप इस दिन से कॉम्पोजिशन न्यू बिजनेस है, सो आज के दिन से तुम्हारा कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ आज दुकान खोली, मैंने कहा सर मैं तो रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, मैं नहीं 20 लाख का झमेला कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए 3/9 से लेके यहाँ तक मेरी 70 लाख की सेल है। क्लियर है जी? क्या आप मुझे इसके टाइमलाइंस बता सकते हैं कब कब क्या क्या भरेगा? 3/9 से भाई ने सेल करनी शुरू कर दी। भाई साहब मैंने पूरी मेरी दुकान जिस दिन खुली है मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ, मुझे पता था मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मैं स्टार्टिंग से। ऐसे लोग नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपका धंधा कब से स्टार्ट हुआ? 3/9 से, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट यू आर इन कॉम्पोजिशन। मेरा आपसे सवाल, आप कौन कौन से दिन GST CMP 08 भरोगे पहले बताइए? कौन सी 18? एग्जैक्ट, क्योंकि ये चाहे इतना ही है पर क्वार्टर तो क्वार्टर खत्म हो रहा है। 18 अक्टूबर। दूसरा जनवरी, और तीसरा CMP 08 कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर्म नंबर कॉम्पोजिशन वालों का CMP करके। और आप मुझे बताइए भाई अपनी रिटर्न कब भरेगा? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को क्या भरा जाएगा जी? GSTR 4 भरा जाएगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे आता? जल्दी बोलो मैडम, जल्दी बोलो। मैम अभी मिड में हूँ मैं, अभी दुष्यंत सर को बोलो, आप एक बार वो करेंगे फिर मुझ करना कर दूंगा उन्हें। दुष्यंत सर को बोलो, ठीक है? ओके, हाँ जी बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली 30/4 हो गया। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, भाई ने 3/9 को स्टार्ट करा, 1 महीने में 1.5 करोड़ एक्सीड, कॉम्पोजिशन से बाहर। तो कॉम्पोजिशन से बाहर यानी कि 3/9 से, और मैं तो कह रहा हूं आप और इजी कर देता हूं आपके लिए, सितंबर में एक्सीड हो गया भाई से 1.5 करोड़ एक्सीड। अब आप मुझे बताइए क्या मैं 18/10 को भरूंगा? बिल्कुल भरूंगा। जितने पीरियड तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे उसकी ड्यू डेट तो चलेगी ना वो। अगर नॉर्मल भी हो गया तेरा इसी महीने में, जैसे तू बाहर हुआ, तो वो जो आगे के 5 दिन है वो तो GSTR 1 भी भरेगा, फिर इसके 10 पे भरेगा, दोनों लगेगी फिर 10 लिखा होगा 11 होगा तो 11 बोल देते। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन गायब हो जाएगी, नहीं अब तो बोल रहे जितने टाइम आप कॉम्पोजिशन में हो वो तो आप उसी सिस्टम से चलोगे ना। मुद्दे की बात यो है कि क्या 30/4 को भरेंगे आप?
बिल्कुल भरूंगा भाई, क्यों नहीं भरूंगा रिटर्न अपनी। मैं कॉम्पोजिशन में था ना, मैं तो पूरे साल की जो भी मेरा टर्नओवर कॉम्पोजिशन में है, मेरे को कब भरना है? 30 साल को भरना है। 4 बनी जाएगी वो तो फिर जब तू सितंबर के बाद ही लगा ले, चाहे वो तो हर बार तेरी आ ही रही है, एनुअल रिटर्न भी भरेगा तो। सवाल ये है, कॉम्पोजिशन वाला भी एनुअल रिटर्न भरता है क्या? ऑलरेडी पूरे साल की डिटेल 30 अप्रैल को दे रहा हूं ना, क्या 31/12 को जो कि एनुअल रिटर्न की डेट है, क्या कॉम्पोजिशन के ऊपर है? GSTR 9A एनुअल रिटर्न होती है, GSTR 9 कॉम्पोजिशन वाले के लिए होती है GSTR 9A। कहिए साहब, क्या आपको समझ आया सारा का सारा? तो मैंने जो बातें बोली है ना, ये मॉड्यूल के अंदर चार्ट बना हुआ है, ठीक है? उसको बना दूं या चल जाएगी बात? मैं अच्छे से बना देता हूँ। हाँ जी बोलो मैडम, फिर से। वो तो CMP 08 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? मैं एक चीज़ करता हूँ, मान लो ये मेरा बिजनेस चलता हुआ है और मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ, और मैं 10 अक्टूबर, मान लो ये 1/4 है, 1/4/24 से लेके मैं यहाँ पर कौन सी स्कीम में हूँ बच्चे? कॉम्पोजिशन स्कीम। क्यों सर? इसके बाद क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया कितने रुपए से बच्चे? 1.5 करोड़। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कौन कौन सी डेट्स मेरे ऊपर एप्लीकेबल हैं। पहले तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं 30/4/25 को क्या मैं भरूंगा रिटर्न अपनी कॉम्पोजिशन? बिल्कुल भरूंगा। क्या मुझे बता सकते हैं कौन से पीरियड की डिटेल जाएगी इसमें? 1/4/24 पूरे साल की है वैसे, बट आज कॉम्पोजिशन सप्लायर ही बताऊंगा ना उन्हें, तो 1/4/24 से लेके शुद्ध शुद्ध एप्लीकेबल। रही बात अप्रैल में जून की, एक डेट तो 18 जुलाई तो मेरे ऊपर लगी गई CMP 08 की, अप्रैल में जून की, देन जुलाई अगस्त सितंबर की, कौन सी तारीख को? 18 अक्टूबर। और ये जो अक्टूबर की है ये तो 11 नवंबर। समझ आ गया ना आपको क्या सिस्टम है? अरे दुष्यंत सर को बोल दो भाई, अभी मैं 10 मिनट में आऊंगा फिर, ठीक है? हाँ जी सर, ये जो इतना बच गया तो ये तो अगले क्वार्टर में के हिसाब से देख क्या करा है मैंने, कब एक्सीड हुआ है? 10 पे 11 तो ये जो 10 की, अच्छा हाँ ये तो रह गया अप्रैल में जून, ये हो गया अप्रैल में जून हो गया था, देन जुलाई अगस्त सितंबर, और मैं कुछ टाइम तो अक्टूबर के भी कॉम्पोजिशन में हूं, तो ये क्वार्टर काउंट होगा। और मैं इन 10 दिन की डिटेल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हुआ, 18 जनवरी को भी जाएगा। 18 जनवरी 25 को 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के लिए लॉजिकल है, मतलब वो कोई ड्यू डेट्स हटी नहीं है उस पीरियड का, उस सिस्टम पे ही चल रहा है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप रीड करोगे मॉड्यूल से। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी ये आपका हो गया GSTR 4। नहीं बेटे भी बच रहा है बेटे, प्लीज ऐसे मत करो। होगी अकाउंट्स? क्या टाइम हो गया? 6 साढ़े 6 तक पढ़ाना है यार। ओहो, ये देखो बेटे, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न क्या होती होगी? आखिरी बंद हो रहा भाई, दुकान बंद हो रही है, ऐसा थोड़ा बंद होगा। कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट ले भाई, समझ रहे हो? नहीं तो अगर तुम बंद नहीं करोगे, हर महीने तुम्हें GSTR की रिटर्न भरनी, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए,
फाइनल रिटर्न जो है कौन से सेक्शन में 45, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट फिर भी मैंने टॉप पे लिखे हुए सारे कि फाइनल रिटर्न कौन से है 45 में. हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, भाई बंद करोगे तो करनी पड़ेगी ना. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसिल. कौन से फॉर्म में बच्चे? 10. आपको फॉर्म नंबर याद रखने पड़ेंगे, एक बार सुनते जाना. टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. विद इन हाउ मेनी मंथ्स? within 3 months. आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसल आज हो रही है लेकिन डेट क्या है? 3 महीने बाद से, मतलब ऑर्डर आ गए वह जो कैंसिल कर दी. एक होता है डेट ऑफ ऑर्डर और एक होता है किस दिन से कैंसिल हुआ. हो सकता है डेट ऑफ ऑर्डर ही कैंसिल भी हो, लेकिन अगर मैं आज के आज आऊँ और बोलूँ कि ये ऑर्डर पास कर दिया मैंने 1 अक्टूबर के बाद, दुकान दिखनी नहीं चाहिए मेरे को, तो कैंसिलेशन डेट क्या हो रही है? टेक्निकली 1 अक्टूबर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया? डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन. जैसे आप कह सकते हैं ऑर्डर तो आज आ गया सर, आज क्या डेट है बच्चे? 3 सितंबर, लेकिन उन्होंने बोला चल नवंबर तक काम कर ले, 1 दिसंबर से कैंसिलेशन है भाई, इसके बाद नहीं देना. अब मुझे बताइए, मुझे अपनी फाइनल रिटर्न कितने महीने में भरनी है? 3 महीने. किस डेट से 3 महीने काउंट करोगे? ऑर्डर आने से. ना, whichever is later. Whichever is later. What is the last date of your business? एक बार तो होने के बाद ही तो आप डिटेल भरोगे. Whichever is later. ऐसे जनरली हुई नहीं सकती, मतलब सेम तो हो ही सकता है कि ऑर्डर भी आए और कैंसिल भी आए, पर ये तो नहीं हो सकता कैंसिल होगा ऑर्डर के बिना कैंसिल कैसे होगा. समझ रहे हो? तो जनरली तो क्या होता है बच्चे, पहले क्या आता है? ऑर्डर. मुझे बताइए क्लियर है? फाइनल रिटर्न, नेक्स्ट रिटर्न देखिएगा, मैं नहीं बोलूंगा बेटे कुछ भी, आप रीड करिए. हेडिंग पढ़ना है एक बार. यूआईएन वाले रजिस्टर्ड माने जाते थे, अनरजिस्टर्ड माने जाते थे? जनरली पूछ रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अनरजिस्टर्ड माने. हाँ, यूनिक आइडेंटिटी नंबर अप्लाई करते थे, 3 दिन मिलता था, पर स्टिल उनको ये. और क्यों होता था? क्योंकि ये जैसे एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स है ना, वो कहते हैं भाई हमको रजिस्टर करा दिया, हम जो बेच रहे हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, तो उनको क्या बोला जाता है? I mean, क्या होता था कि वो जो परचेज करते थे ना, जो जीएसटी पे करते परचेज करते, जैसे रेस्टोरेंट में गए, कोई भी गुड्स खरीदे तो जीएसटी होता था. वो कहते थे कि आप हमें रजिस्टर कराइए, हम आपको डिटेल बताएंगे हमने क्या क्या परचेज करी और हमारा आईटीसी में वापस करेगा. एम्बेसी के पास क्या बिजली का बिल नहीं आ रहा होगा, पानी का बिल नहीं आ रहा होगा, वाईफाई का बिल नहीं आ रहा होगा, एसी नहीं लगा होगा, टीवी नहीं लगा होगा, कितनी सारी चीज़ें परचेज कर उसमें जीएसटी पे करा, उस पर उनको अपना जो भी उन्होंने पे करा वो वापस चाहिए, जिसकी वजह से उनको रजिस्टर कराया गया था. और वो अपनी डिटेल कौन से जीएसटीआर में भरेंगे? 11. ध्यान से पढ़िएगा जरा, सारी बातें लिखी हुई हैं. When UIN is issued for claiming refund of taxes paid on inward such person shall furnish the detail of inward supplies of taxable goods or services on which refund has been claimed along with, important बात, along with application for such refund. और अगर आपका कोई रिफंड नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हो, तो जीएसटीआर नंबर दो, बस 11 भर दो. सॉरी, नीचे वाला पॉइंट क्या है? Where UIN is issued, ऊपर UIN इशू क्यों हुआ था बच्चे? For purpose other than refund, such person shall furnish detail of inward supply of taxable goods or service as may be required by the proper officer. कौन से फॉर्म में? जीएसटीआर. कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ यूआईएन होते होंगे जिनको रिफंड मिलता होगा, कुछ को नहीं मिलता होगा. जिनको मिलता है काफी डिटेल्ड बातें. यूआईएन के अंदर भी कौन कौन से यूआईएन आ रहा है, किसको रिफंड में अलाउ कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा. रजिस्ट्रेशन तो सबको लेनी है. आपका रिफंड का है तो भाई 11 भर के एप्लीकेशन भी डाल. आपका रिफंड नहीं है तो सिर्फ जीएसटी 11 भर दो. क्लियर है जी? ओके,
बेटे थकना मत बेटे भी प्लीज। हाँ जी हाँ, बताना। और अगर वो नहीं बिका दैट सप्लाई जो पढ़ा वो तो मानेंगे अप्लाई होगी बंद करने में बंद होगा। अब तो उसको बेच तेरा पर्सनल हो गया वो, तो कंज्यूमर तो हम लोग बिजनेस को लेकर जितना भी तूने आईटी से क्लेम करा वो सब अरे क्या हो गई बेटे? अकाउंट्स भी है तो अकाउंट्स है तो है अभी, अगर अकाउंट्स की जरूरत पड़ी तो कल ले लूंगा मैं क्लास, पर मेरे को आज जो खत्म करना है वो खत्म होगा बेटे। हाँ जी आधे 1 घंटे का है अभी है ब्रेक दे दूं? 4:29 हुए हैं। अगर मैं तुम्हें ब्रेक दी 5:30 बज जाएंगी मेरी। कल सुबह में अकाउंट्स ले लेना। वो सही सिस्टम है एकदम। 10 से 11:30 11:30 बजे क्या कर रहे हैं बच्चे कल? कल 11:30 बज भी नहीं है ऐसे भी 1 बजे से क्लास स्टार्ट होती है हमारी डेली अब। तो कल मैं 11:30 से एक अकाउंट्स का स्टैंडर्ड करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है 11:30 से एक अकाउंट्स करा दूंगा, अभी ब्रेक ले लो और अभी रिटर्न को ही आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है? और अभी कंफर्म्ड नहीं है, अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो अकाउंट्स करा लेंगे, ठीक है ना? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चलिए ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कितनी देर में मिलेंगे बच्चे? 4:30 हुए, 4:45 15 मिनट 4:45।